हेलो दोस्तों, पहले हम लोगों ने संज्ञा टॉपिक शुरू किया था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। आशा है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे, बढ़िया सी पढ़ाई चल रही होगी और हम लोग कारक कर रहे होंगे। उसी कारक में हमने आज कारकों का जो भीतरी टॉपिक है वो शुरू करना था। तो हमने टॉपिक शुरू करना था कर्ता कारक से। तो शुरू करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला हमारा कारक है कर्ता कारक। हमें पता है कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। क्या है भी कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, ने। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी लगता भी है और कभी नहीं भी लगता है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जिस वाक्य में कर्ता कारक आएगा उस वाक्य में क्रिया अवश्य रूप से होगी। यथा बालक पुस्तक पढ़ता है और राम ने दरवाजा खोला। ठीक है जी, क्या है? कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह के साथ कर्ता कारक का प्रयोग है। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह हमें पता है भाई, इसका विभक्ति चिन्ह को। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह को है, जिसे बालक ने कुत्ते को मारा। ठीक है। फिर एक करण कारक। जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है वहाँ करण कारक होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, यह क्या है? करण कारक है। यानी साधन से क्रिया पूरी की जाती है तो वह कलम से लिखता है। वह किस से लिखता है? कौन साधन क्या हो गया? कलम। और क्रिया क्या होगी? लिखता है। तो साधन से क्रिया पूरी हो जहाँ पर, वहाँ पर क्या है? करण कारक है। ठीक है। वैसे में क्वेश्चन पता है कैसे बन कर आएगा? निम्नलिखित में से करण कारक किस वाक्य में है? तो ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पर खोजना पड़ेगा 4 ऑप्शनों में से। तो इसलिए ढंग से पढ़ लो कि वहाँ पर खोज पाओ। फिर है सहप्रधान कारक, यानी इसका विभक्ति चिन्ह के लिए हेतु वे अर्थ में है। कहीं कहीं को भी हेतु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक के आप विभक्ति चिन्ह देखो भी क्या है, कौन से हैं? को, के लिए, हेतु। ये सभी विभक्ति चिन्ह किसके लिए आते हैं? संप्रदान कारक के लिए आते हैं, को, के लिए और हेतु। तो देखो भी संप्रदान कारक का एग्जाम्पल, यथा पिताजी पुत्र के लिए पुस्तकें लाते हैं। तो जो के लिए विभक्ति चिन्ह है यह किसके लिए आता है? यह हमेशा ही संप्रदान कारक के लिए आता है। किसके लिए आता है भाई? संप्रदान कारक के लिए आता है, के लिए विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। फिर है अपादान कारक। तो अपादान से तात्पर्य अलग होना है। ठीक है। तो इसका भी विभक्ति चिन्ह है करण कारक की भांति से है और भांति से है, पर इससे का भाव अलग होने से है। जिससे नदी पहाड़ों से निकलती है। क्या है? भी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। तो जहाँ अलग होने का भाव है ना, तो जय हमारा कौन सा कारक है भी? अपादान कारक है। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह देखो, से, यानी अलग होने के अर्थ में होता है अपादान कारक। फिर है विशेष उदाहरण देखें तो राम गाड़ी से जयपुर से आया। इस वाक्य में गाड़ी से में करण कारक है और जयपुर से में अपादान कारक है। ठीक है। अपादान अलग करने वाला और गाड़ी से यानी किस साधन से आया वह क्या है? करण कारक। करण कारक है क्योंकि साधन से क्रिया पूरी हो रही है। ठीक है। अब इसमें 2 हो गए कारक, एक तो संप्रदान है और एक अपादान कारक है। ठीक है। गाड़ी में से गाड़ी द्वारा का बोध होता है, जबकि जयपुर से
में स्थान विशेष से अलग होने के भाव का बोध होता है। आगे है संबंध कारक। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, देख लो पहले। जे है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ये सभी जो विभक्ति चिन्ह है ना, ये सभी संबंध कारक के लिए आते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करने का भावबोध हो, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे सोहन का गांव जोधपुर जिले के है, यानी जिले में है। ठीक है, जिले में है। तो संबंध कारक हो गया ना, तो ये क्या है हमारा संबंध कारक हो गया, क्योंकि जो संबंध स्थापित कर रहा है, सोहन का गांव जोधपुर जिले में है, तो उससे संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। विशेष, कभी कभी संबंध कारक का बोध कराने हेतु वाला प्रत्यय भी लगाया जाता है, जैसे कृष्ण वाली पुस्तक है, तो जहाँ पर भी संबंध कारक है। ठीक है, वाला शब्द का भी प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह के रूप में। फिर अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में के विभक्ति चिन्ह देखो, में, पर, विषय में, पर, विषय में, ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। तो क्रिया अथवा आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। किसे? क्रिया अथवा आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे माँ घर पर ही रहती है, तो जहाँ पर अधिकरण कारक है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। माँ घर पर ही रहती है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। फिर है कबूतर घोंसले में है। ठीक है, जहाँ भी क्या है? अधिकरण कारक है। घोंसले में है, छौसले लिख रखा है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, तो भाई आप लोग देख लेना, जो तो हम खुद से ही पकड़ ही सकते हैं गलतियाँ, तो छोटी छोटी तो है ना, इतने पढ़े लिखे तो हैं ही हम लोग। फिर है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह देखो, हे, अरे, ओ, ए, हाय, हे, अरे, ओ, ए, हाय। तो देखो भाई संबोधन कारक का एग्जाम्पल देखो, संज्ञा के जिस रूप से पुकारने, सावधान करने, संकेत करने के भाव का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बच्चे को मत पीटो भाई, ए बालक इधर आ, हाय गजब हो गया, बच्चे को मत पीटो, प्लीज मत पीटो। तो यह क्या है? संबोधन कारक है। कोई संकेत कर रहा है, कोई सावधान कर रहा है, कोई पुकार रहा है, ऐसा मत करो बोल रहा है, उसको भी मत पीटो भी बालक को, तो यहाँ पर क्या आएगा? संबोधन कारक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी कारक के जितने भी टाइप हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये अभ्यास के लिए दिए हुए हैं। अभी आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सभी नामों की जगह जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शुरू करते हैं। तो भाई संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यदि एक ही संज्ञा शब्द वाक्य में बार बार प्रयुक्त होता रहेगा तो वह अजीब सा लगेगा। इसलिए वाक्य की सुंदरता की दृष्टि से संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अतः सर्वनाम वह विकारी शब्द हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैं वक्ता, तू श्रोता, यह निकटवर्ती वस्तु व्यक्ति, वह दूरवर्ती वस्तु व्यक्ति। हिंदी के अधिकांश व्याकरण सर्वनाम को संज्ञा का ही एक भेद मानते हैं। सर्वनाम शब्द का एक अर्थ यह भी किया जा सकता है कि सार्वजनिक सभी नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की एक यह भी विशेषता है कि संज्ञा शब्द से तो सदा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, जबकि सर्वनाम से पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। व्याकरणों की मान्यता के अनुसार नाम को एक बार कहकर फिर उसकी जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और इसके अतिरिक्त एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की न्यूनता, हीनता,
सूचित होती है। भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का उपयोग किया गया है। हिंदी में कुल मिलाकर मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या 11 सर्वनाम शब्द हैं। प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक देखें, मैं, तू, आप। आदर्शसूचक ये क्या है? पुरुषवाचक है, मैं, तू और आप। फिर निजवाचक में आप आ जाएगा, संबंधवाचक में जो, प्रश्नवाचक को, क्या। प्रश्नवाचक क्या है? कौन, क्या। और निश्चयवाचक जह, वह, सो। निश्चयवाचक कौन से हैं भी? जह, वह, सो। और अनिश्चयवाचक कौन से हैं? कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक कौन से हैं? कोई, कुछ। हिंदी के सभी सर्वनाम शब्दों का संस्कृत सर्वनाम शब्दों से विकास हुआ है। संस्कृत हिंदी देखो भी, संस्कृत में अहम और हिंदी में मैं, हम, तत्तम और हिंदी में तू, हम, एच को जह, ये, स को सो, वह, वो और यह को जो, कै को कौन, किम को क्या और कोपी को कोई, आत्मन को आप, किचित को कुछ। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखें भाई, तो पुरुषों के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इससे पुरुष एवं स्त्री दोनों का बोध होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला वक्ता उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं और हम बोलने वाले हैं ना, तो मैं और हम ये बोलने वाले हैं, तो ये उत्तम पुरुषवाचक हो गए। और मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाला, सामने वाला जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुषवाचक है। जैसे श्रोता मध्यम पुरुष माना जाता है। जैसे तुम, तू, आप, तुम, तू, आप। फिर आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। जैसे यह, ये, वह, वे। यह, ये, वह, वे। आगे है उत्तम में मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहा जाता है। ठीक है। उत्तम पुरुष का उदाहरण देखें, मैं मेरे घर जाऊंगा, जो उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष का उदाहरण, तू तेरे घर, तू तेरे रास्ते जा, जो क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष का उदाहरण देखें, वह जा रहा है। हो गया अन्य पुरुष। तो पढ़ने से समझ आ जाए भाई, इतना दिमाग तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निज भाई जो अपना निजी हो, जो अपना पर्सनल हो, जो अपना प्राइवेट हो। निजवाचक सर्वनाम में आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है, पर समय कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक, आप समय ही कर्ता का काम करता है। यथा, आप कहाँ रहते हैं? मैं यह काम आप ही कर लूँगा। ये क्या है? निजवाचक। आप कहाँ रहते हैं? निजवाचक हो गया ना। उसका निज का कुछ कोई वस्तु पूछ ली, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो रहने के बारे में बात पूछ ली, उसकी कोई निजी बात पूछ ली। फिर है हमारा मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो अपने बारे में बता दिया ना, मैं आप ही कर लूँगा भाई, यह मेरा पर्सनल लगा, मैं आप क्यों बीच में आ रहे हैं ना। तो यह पहले वाक्य में आप पुरुष मध्यम वाचक सर्वनाम है, पर दूसरे में आप निजवाचक है। पहले में तो मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि वह सामने वाले को बोल रहा है, श्रोता है, वह सुनने वाला श्रोता है भाई। वहाँ पर भी आप कहाँ रहते हैं, श्रोता हो गया तो मध्यम पुरुष हो गया, और दूसरे में निज हो गया। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम देखो, जो सर्वनाम शब्द 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यह क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हुआ भाई? संबंधवाचक सर्वनाम। तो वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है, तो जहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। बेटे होंगे उनके बहुएं आएंगी, तो यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों में किसी आदमी या पदार्थ के बारे में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। तो घर में कौन आया, यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस थैले में क्या है, तो यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम,
जिन सर्वनाम शब्दों में वस्तुओं व्यक्तियों से दूर या निकट होने संबंधी निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह पुस्तक राम की है तो निश्चित हो गया ना भी ये पुस्तक राम की ही है। ये गाय कृष्ण की है तो निश्चित हो गया ना भी वे गाय कृष्ण की ही हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे मैं किसी की चापलूसी नहीं करूँगा। यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई तो खेत की रखवाली करता होगा। यह भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जिसके बारे में हम निश्चय न कर पाए तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर विशेष। किसी का आदर देने के लिए संज्ञा शब्दों की भ्रांति सर्वनाम शब्दों का भी बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे ये प्रसिद्ध एवं चमत्कारी महात्मा हैं, आज इनका भाषण होगा। फिर है संपादक एवं कृतिकार समय के लिए बहुधा उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जिससे हमने इस बात को दो दो तीन तीन तरह से लिखा है। फिर है कुशेक व्याकरण संबंधी पुस्तकों में सर्वनामों संज्ञा अलग अलग दी गई। ठाकुर रामचरण सिंह प्रणीत भाषा प्रभाकर में सर्वनामों की संज्ञा 8 और पंडित केशवराम भट्ट लिखित हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या 7 तथा पंडित माधव प्रसाद शुक्ल रचित हिंदी बाल बोध व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 17 गिनाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। भाषा प्रभाकर में मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन कुल 8 है। हिंदी व्याकरण में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कौन कुल 7 है। और हिंदी बाल बोध व्याकरण में मैं, तू, वह, जो, सो, कौन, क्या, यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, दोनों, एक, दूसरा, एक, कई, एक, आप, कुछ कुल 17 है। पुरुष वचन कारक की दृष्टि से ही सर्वनाम का रूपांतरण होता है, जबकि लिंग भेद के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता। यथा वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। सर्वनाम में केवल 7 कारक ही होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। विभक्ति लगने से सर्वनामों के रूप में विकार हो जाता है। विकार का मतलब परिवर्तन हो जाता है। यथा मैं, मुझे, मुझसे, मुझको, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसका, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने। फिर यह, इसे, इससे, इन्हें, इनसे, इनको, इन्होंने। फिर कौन, किसे, किसको, किसने, किससे। जैसे भी क्या हमारे कौन। तो यह हमारे अभ्यास क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। ठीक है। कौन सा शब्द सर्वनाम है भाई? 3rd नंबर क्वेश्चन है। देखो कौन सा सर्वनाम है? ये क्या है? सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंध है ना। सहज यानी जो संबंधवाचक सर्वनाम है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यथा उत्कर्ष, आधा, शेर दूध लाया। तो घोड़ा तेज दौड़ता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। और विशेषण ऐसे विकारी शब्द होते हैं जिनसे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। विशेषण शब्द ही विशेषता वाले तत्व का सूचक है। और वस्तुतः विशेषण का कार्य है किसी वस्तु या कार्य का बिल्कुल यथार्थ या यथातथ्य परिचय देना। प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के रूप, आकार, व्यवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से उसके अनेक गुण होते हैं। ऐसे सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। यथा रूप, तो मोहन सुंदर लड़का है। यह क्या है?
मोहन सुंदर लड़का है, यह है जहाँ पर लड़के की विशेषता मोहन की विशेषता बताई जा रही है सुंदर। फिर आकार, पुलिस के पास मोटा डंडा है, तो डंडे की विशेषता क्या है? मोटा। डंडा क्या है? मोटा। विशेषता होगी ना, तो जो विशेषण है। अवस्था में हरि 20 वर्ष का है, हरि कितने वर्ष का है? 20 अवस्था का है, तो यह विशेषता बता दी उसकी। फिर रंग में, मैं लाल टमाटर लाया, टमाटर कौन सा है? लाल रंग का, तो लाल विशेषता होगी। गणना, पेड़ पर 100 पंछी बैठे हैं, कितने पंछी बैठे हैं? 100, क्या होगी? विशेषता होगी। फिर यह विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उस संज्ञा अथवा सर्वनाम के व्याकरण की भाषा में विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ना, उस संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं विशेष्य। यथा उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त लड़का, डंडा, वर्ष, टमाटर, पंछी आदि सभी क्या हैं? विशेष्य हैं। ठीक है भाई। आगे है, अनेक बार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है जो विशेषण की भी विशेषता बता दें। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यथा गौरव बहुत प्रतिभावान है। गौरव क्या है? बहुत प्रतिभावान है। तो इस वाक्य में प्रतिभावान विशेषण की विशेषता बहुत शब्द से व्यक्त हुई है। अंतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्या है भाई? बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण लगे, और जब विशेषण विशेष्य के पूर्व प्रयुक्त होता है तो वह विशेष्य विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यथा बोले वाले लड़के ने कहा, तो हो गया ना विशेष्य विशेषण यानी उद्देश्य विशेषण। काला हरिण चल रहा है, उद्देश्य विशेषण। दुष्ट व्यक्ति समाज के लिए कलंक है, उद्देश्य विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, जब विशेषण विशेष्य के पश्चात प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यथा देखो, जैसे में क्वेश्चन आता है विशेष्य विधेय पर, क्वेश्चन आता ही आता है भाई। PYQ में देख लो, जब 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 भी एग्जाम हुआ क्वेश्चन आया ही आया है, बनकर आएगा ही आएगा। जब विशेषण विशेष्य के पश्चात प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यथा मोहन द्वारा दी गई सूचना सही थी। मोहन द्वारा दी गई सूचना सही थी। ठीक है। फिर सन्यासियों को संसार मिथ्या लगता है और सर्वस्व आलसी है। सभी विशेषण विकारी शब्द नहीं होते हैं, पर विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान हो सकता है और कुछ समय ऐसे रूपांतरण होता है, और इसी कारण से विशेषण को विकारी शब्द कहना उचित ही है। जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आता है वह उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, वरन उसका अर्थ स्पष्ट करता है। यथा पतिव्रता सीता, प्रतापी प्रताप, दयालु ईश्वर आदि। इन उदाहरणों में विशेषण संज्ञा के अर्थ को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। आगे विशेषण के भेद है, तो गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो जहाँ पर 4 प्रकार के विशेषण बता दी गई है। कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार के। नेक्स्ट चलते हैं, गुणवाचक विशेषण देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी गुण दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, काल, स्थान, स्वाद, गंध, स्पर्श इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा गुण देखें तो उदार, सत्यवासी, भोला, सीधा, साधा, बुरा, पापी, दुष्ट, सुशील, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। दोषवाचक विशेषण देखें तो निज, कपटी, झूठा, क्रोधी, बुरा। निज, कपटी, झूठा, क्रोधी, बुरा, ये सभी दोष जो है ना गुणवाचक विशेषण है। फिर रंग रूप में देखें तो गोरा, काला, सुंदर, पीला, लाल, हरा, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। फिर आकार में गोल, चकोर, चौड़ा, लंबा, तिकोना, टेढ़ा, नुकीला, गुणवाचक विशेषण। दशा में रोगी, दुबला, पहलवान, गरीब, अमीर, गुणवाचक विशेषण। स्थान में मैदानी, पहाड़ी, रेतीला, सभी गुणवाचक विशेषण। काल में नया, पुराना, प्राचीन, साप्ताहिक, मासिक, काल में जैसे भी क्या है गुणवाचक विशेषण।
स्वाद में मीठा, कड़वा, फीका, कसेला, ये सभी स्वाद में गुणवाचक विशेषण। और गंध में सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, ये सभी क्या हैं गंध में गुणवाचक विशेषण। स्पर्श में खुरदरा, कोमल, कठोर, सख्त, गुणवाचक विशेषण। अवस्था में बूढ़ा, तरुण, गुणवाचक विशेषण। फिर व्यापारी और शिक्षक भी गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता, बोधक, सा, सी प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा जय चांदी खोटी सी दिखती है, तो जय क्या हो गया गुणवाचक विशेषण। उसका सिर कुछ भारी सा हो गया है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबंध कारक आता है। यथा घरू झगड़ा, घर का झगड़ा, जंगली जानवर, जंगल का जानवर, जयपुरी रजाई, जयपुर की रजाई। फिर आ जाएगा हमारा परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम, माप, तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यथा समूचा, कुछ, थोड़ा, पूरा, अधूरा, दो बैरी, दो बोरी गेहूँ, कटोरी भर घी। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जैसे यथा 20 बीघा जमीन, 5 रुपये, 1 तोला सोना, 4 किलो तेल, ये सभी निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। फिर अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण देखें। यथा थोड़ा सा घी, इतने से दाने, कम चावल, ढेरों पुस्तकें। फिर है परिणाम बोधक संज्ञाओं में ओ जोड़ने से उसका प्रयोग अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण के समान होता है। यथा इस खेत में ढेरों नीम के वृक्ष हैं, राजा ने मनो दूध लाने का आदेश दिया। यह क्या है परिणाम बोधक संज्ञाएं, ठीक है, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है ये। फिर एक कोई परिणाम बोधक विशेषण एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। यथा अभी तो बहुत सारी बातें बतानी है भाई, खेतों में कम ज़्यादा फसल होती ही रहती है, तो यह क्या है परिणाम बोधक विशेषण हो गया। फिर है कई बार परिणाम सूचित करने के लिए परिणाम बोधक संज्ञा के साथ भर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यथा गज भर जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ते हैं। फिर कोई परिणामवाचक विशेषण क्रिया विशेषण भी होते हैं। यथा शिक्षक ने शरारती विद्यार्थी को बहुत समझाया। कई लोगों को भौतिक पदार्थों की अपेक्षा यश ही अधिक प्यारा होता है। फिर है सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण। तो जब कोई सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। यथा यह गाय रामेश्वर की है, यह क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया संकेतवाचक विशेषण। यह आदमी वह आदमी सो रहा है, संकेतवाचक, यहाँ पे सार्वनामिक। इस पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। इन वाक्यों में वस्तुत यानी प्रयुक्त जो है वह इस सर्वनाम शब्दों में से गाय, आदमी और पुस्तक का विशेष रूप से परिचय मिलता है, इसलिए ये सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। और विशेषण के रूप में प्रयुक्त ये सर्वनाम अपने किसी विशेष संज्ञा शब्द की ओर निर्देश करते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर है। कुछ सार्वनामिक विशेषणों एवं अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग कई बार एक जैसा होता है और इस कारण से उनकी पहचान करने में भ्रम हो जाता है। इस संबंध में जानने योग्य बात यह है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हुआ है तब तो ये शब्द विशेषण शब्द गिने जाएंगे, और यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है तब ये सर्वनाम गिने जाएंगे। यथा यह लड़का अभी आया है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह मैदान में खेलता है, सर्वनाम हो गया। उस घर में राम का मित्र रहता है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसने पुस्तक पढ़ ली, सर्वनाम। और यह फल सड़ा हुआ है और वह ताजा, ठीक है, यह सार्वनामिक विशेषण है और वह सर्वनाम। कई बार विशेष्य का लोप करके विशेषण का प्रयोग संज्ञा
शब्द के स्थान पर किया जाता है, यथा वीरों की सदा पूजा होती है। फिर छोटों से प्रेम रखो और बड़ों का सम्मान करो। फिर उक्त वाक्यों में वीरों, छोटों और बड़ों संज्ञा शब्द माने जाएंगे। कई शब्द तो अपने मूल रूप में विशेषण होते हैं और कई दूसरे शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर उन्हें विशेषण बनाया जाता है, यथा मारवाड़, मारवाड़ी, आलस्य, आलसी। फिर रहेगा कुछ व्याकरणों ने व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के सार्वनामिक विशेषण मान्य हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। तो सार्वनामिक विशेषणों के प्रमुख रूप से निम्न चार भेद हैं, जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह गाय, वह आदमी, इस पुस्तक। यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कोई बच्चा, कुछ काम। फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन कारीगर, कितना धन, कैसा बर्तन, कोई घोड़ा। यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो पाठ, जैसा देश। यह क्या? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर है हमारा वह सर्वनाम एक के साथ प्रयुक्त होकर अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाता है, यथा वह एक धोखेबाज नेता है। ठीक है, वह एक धोखेबाज नेता है। फिर सार्वनामिक विशेषणों के प्रयोग के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसी मर्यादा राम ने निभाई वैसी किसी ने भी नहीं निभाई, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, यह आप जैसे महानुभावों को शोभा नहीं देता। फिर संख्यावाचक विशेषण, निम्न शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या, तादाद का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यथा आज विद्यालय में 10 छात्र ही आए हैं, संख्यावाचक हो गया ना। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक देखें तो इस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके 5 भेद हैं। गणवाचक यानी गणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाकबोधक यानी 1, 2, 3, 100, 1000। फिर अपूर्वाकबोधक यानी पाम, आधा, पौन, सवा, डेवढ़ा। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और फिर आवर्तीवाचक दोगुना, चौगुना, द्विगुण आदि। समूहवाचक समुदायवाचक, सातों बहनें, पांचों पीर, दोनों भाई, सैकड़ों लोग। फिर प्रत्येक बोधक यानी हर वाचक, हर पल, हर घड़ी, प्रत्येक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यथा कई छात्र, समस्त नागरिक, कम चावल, इतने दाने, अत्यधिक भीड़, सभी जीव। कई बार निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द के साथ ओ प्रत्यय जोड़ने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द बनते हैं, यथा जैसे सैकड़ों किसान हो गए, लाखों लोग हो गए। जहाँ यह बात जानने योग्य है कि ये कुछ सब, थोड़ा, ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जो परिणामवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण दोनों में परिगणित होते हैं, परिणित होते हैं। दोनों में ही क्या होते हैं? परिणित होते हैं। इनमें विशेष बात यह है कि जब विशेष्य गिने जाने योग्य हो तो वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, और यदि विशेष्य तोलने योग्य है तो वह विशेषण परिणामवाचक विशेषण माना जाएगा। यथा बहुत सारे आम, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। वो बहुत सारा घी, यह क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण। फिर आ जाएगा विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित नहीं होती है वह मूलावस्था कहलाती है। इसमें एक संज्ञा पद होता है और उसके किसी गुण की चर्चा होती है, यथा प्रदीप अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित होती है
अर्थात जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है तब विशेषण की स्थिति को उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें विशेषण से पूर्व की अपेक्षाकृत की तुलना में के मुकाबले आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा अव्यय की अपेक्षा अजय लंबा है, गीता के मुकाबले सीता पतली है, वह आपसे बेहतर सफाई रखता है। आगे उत्तमावस्था। विशेषण के जिस रूप से दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित होती है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। यथा सोहन अपनी पाठशाला का सर्वाधिक होशियार लड़का है। वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। उक्त स्थिति के अतिरिक्त मूलावस्था में तर तथा तम लगाकर उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था का बोध कराया जा सकता है। यथा मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तरावस्था। जैसे सुंदर तो सुंदरतर हो गया और सुंदरतम हो गया। दुत्तरतर हो गया यानी तीव्र गति वाला, और दुत्तरतम हो गया। प्रियतर हो गया प्रियतम। लघुत्तर और लघुत्तम। रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ यानी मौलिक, जैसे हरा, नीच, बहुत, अच्छा, और दूसरे होते हैं यौगिक। दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर यौगिक विशेषण बनाए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से विशेषणों की संख्या कम है, पर आवश्यकता अनुसार संज्ञा शब्दों से ही विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तो देखो भी, अर्थ, आर्थिक, अंचल, जैसे कि संज्ञा और फिर विशेषण। अर्थ से आर्थिक बन जाएगा, अंचल से आंचलिक, अनुशासन से अनुशासित, इतिहास से ऐतिहासिक, उत्कर्ष से उत्कृष्ट, ईश्वर से ईश्वरीय, उपार्जन से उपार्जित, कल्पना से कल्पित, केंद्र से केंद्रीय, चर्चा से चर्चित, चक्षुष से चाक्षुष, जाति से जातीय, तर्क से तार्किक, धर्म से धार्मिक, निशा से विनेश, और पशु से पाशविक, और प्रमाण से प्रामाणिक, पिता से पितृक, पल्लव से पल्लवित, भाव से भावुक, भारत से भारतीय, यश से यशस्वी, राष्ट्र से राष्ट्रीय, लक्षण से लाक्षणिक, वेद से वैदिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, व्यक्ति से व्यक्तिक, व्यापार से व्यापारिक, समय से सामयिक, और साहित्य से साहित्यिक, सिद्धांत से सैद्धांतिक, शोषण से शोषित, और शिक्षा से शिक्षित, और शन से क्षणिक। फिर है क्रिया धातु के आधार पर बने यौगिक विशेषण। अन्य प्रत्यय से देखो तो निंदनीय। अब ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अन्य प्रत्यय से बना वर्ड कौन सा है? कौन सा है भी इसमें? कौन कौन से? निंदनीय और प्रशंसनीय, विचारणीय, पूजनीय। निंदनीय, प्रशंसनीय, विचारणीय, पूजनीय। आऊ में देखें, आऊ प्रत्यय से कमाऊ, लुटाऊ। आवना प्रत्यय से डरावना, सुहावना, लुभावना। डरावना, सुहावना, लुभावना। और ईयल प्रत्यय से देखें तो अड़ियल, सड़ियल। कौन से हो गए? अड़ियल और सड़ियल। वाला प्रत्यय से पढ़ने वाला, दौड़ने वाला। पढ़ने वाला, दौड़ने वाला। और अक्कड़ प्रत्यय से पियक्कड़, घुमक्कड़। पियक्कड़, घुमक्कड़। आकू प्रत्यय से लड़ाकू, पढ़ाकू। लड़ाकू, पढ़ाकू। ओढ़ा प्रत्यय से भगोड़ा, और आक प्रत्यय से तेराक। आग प्रत्यय से बना है तेराक, ओढ़ा प्रत्यय से बना है भगोड़ा। विशेष देखें तो प्राय विशेषण। विशेषणों के विशेषण को प्राय विशेषण कहते हैं। यथा शहद बहुत मीठी होती है तो बहुत का क्या है यहाँ पर? प्राय विशेषण है। पद्मनी अत्यधिक सुंदर थी, तो अत्यधिक क्या है? अत्यधिक सुंदर क्या है? प्राय विशेषण। फिर है इसी प्रकार क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यथा राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यह क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो है क्रिया विशेषणों की विशेषता बता रहा है। दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। तेज है, तेज विशेषता है, और तेज की भी विशेषता है बहुत है, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। फिर है तुलनात्मक विशेषण। दो या दो से अधिक भावों अथवा
वस्तुओं, व्यक्तियों के गुण, मान आदि के पारस्परिक मिलान को तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। हिंदी में अभी इस पर कम काम हुआ है। अंग्रेजी में तुलना की 3 स्थितियां हैं, यथा गुड, बेटर और बेस्ट। फिर है हिंदी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है, यथा प्रदीप की पुस्तक संदीप की पुस्तक से कीमती है। प्रदीप की पुस्तक क्या है? संदीप की पुस्तक से कीमती है। सुधांशु हेमांशु से अधिक होशियार है। ठीक है, तुलना हो रही है ना। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की कोटियाँ इस प्रकार दर्शाई जा सकती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, तो सुंदर का सुंदरतर और फिर सुंदरतम, उच्च का उच्चतर, उच्चतम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है क्रिया। तो क्रिया तो हमें पता है भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रिया ना की तो फिर हिंदी में किए क्या है ना। तो क्रिया शुरू करते हैं अभी। जिस विकारी शब्द, विकारी का मतलब है जिसमें परिवर्तन हो जाए, तो क्रिया में परिवर्तन होता है ना, बदलाव होता है। तो जिस विकारी शब्द से के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, अर्थात जिन शब्दों के प्रयोग से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वे शब्द क्रिया शब्द माने जाते हैं। यथा मोहन खेलता है, रवि पुस्तक पढ़ेगा और हरिण भागा। तो उक्त वाक्यों में खेलना, पढ़ेगा और भागा शब्द से विधान किया गया है, अतः ये शब्द क्रिया शब्द है। और जिस मूल शब्द से शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। यथा भागा क्रिया में आ प्रत्यय है, जो भाग मूल शब्द से लगा है, इसलिए भागा क्रिया में भाग धातु है। धातु के अंत में ना जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। यथा भाग ना यानी भागना। क्रिया का साधारण रूप क्रिया नहीं है, क्योंकि उसके उपयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान नहीं कर सकते हैं। विधि काल के रूप को छोड़कर क्रिया के साधारण रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता है, अतः कोई कोई विधान इसे क्रियार्थक संज्ञा नाम देते हैं। यह क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है और कई धातुओं का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के समान होता है। यथा हम नाच नहीं देखते हैं, तो आज घोड़ों की दौड़ हुई। वाक्य में क्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और वाक्य में क्रिया शब्द होने पर भी वह वाक्य पूरा एवं सार्थक वाक्य माना जाएगा। क्रिया शब्द का लोप होने पर वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। यथा यदि कोई बहुत अच्छा इतना ही बोले तो पूरा पूरा अर्थ संप्रेषित नहीं होता है। इसे बहुत अच्छा किया अथवा बहुत अच्छा हुआ बोलने पर ही वाक्य का सही एवं खरा अर्थबोध होगा। हर क्रिया में 2 बातें प्रमुखतः होती हैं, कार्य और फल। यथा धोबी कपड़े धोता है। उक्त वाक्य में धोता क्रिया शब्द है, जहाँ कपड़े गीले करना, साबुन लगाना, निचोड़ना इत्यादि कार्य हैं, और गीले होना, साबुन लगाया जाना, निचोड़ा जाना इत्यादि क्रिया के फल हैं। धोने का विधान कार्य व्यापार धोबी करता है और उस विधान का फल कपड़ों पर पड़ता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और जिस शब्द का क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म माना जाता है। जहाँ धोबी कर्ता और कपड़े कर्म है। विधान कार्य व्यापार और फल के हिसाब से क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रियाओं का फल किसी दूसरे पदार्थ पर नहीं पड़ता, इसलिए ये बिना कर्म की क्रियाएं मानी जाती हैं। इन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है और इन क्रियाओं में धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है और इस कारण से इन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यथा अभय हंसता है, गोपाल सोता है, पंछी उड़ते हैं। फिर है इन वाक्यों में हंसता, सोता और उड़ते उड़ना अकर्मक क्रिया शब्द हैं।
सकर्मक देखें। आप अकर्मक में क्या लगा कर देख लो, क्या करता है। यदि कोई जवाब नहीं आ रहा है तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या उड़ता है, उड़ता है, क्या उड़ता है उसको क्या थोड़ी बोलोगे आप, तो क्या हो गया जी, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया होती है, जवाब मिलता है भी क्या हो रहा है, उस क्रिया का आंसर मिलता है हमें, भी क्रिया हो रही है, तो उसे सकर्मक कहते हैं। जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, उस धातु को सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है और इन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है। यथा बच्चे पत्ते खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं। पशु घास खाते हैं, क्या खाते हैं, घास खाते हैं। दर्जी कमीज सीता है, क्या सीता है, कमीज सीता है। उक्त वाक्यों में खेलते क्रिया का फल, पत्ते खाते क्रिया का फल, घास और सीता क्रिया का फल कमीज आदि शब्दों पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं में कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके दो कर्म होते हैं, अतः व्याकरण में ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया नाम दिया जा गया है। यथा विनोद कुत्ते को रोटी देता है, द्विकर्मक हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया ना, ठीक है। और फिर मैंने गोपाल को पाठ पढ़ाया, द्विकर्मक। किसको पढ़ाया, गोपाल को, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तूने मेरे मित्र को गीत सुनाया, किसको सुनाया, मित्र को, और क्या सुनाया, गीत सुनाया। उक्त वाक्यों में देता क्रिया के कुत्ता और रोटी पढ़ाया, क्रिया के गोपाल और पाठ तथा सुनाया, क्रिया के मित्र और गीत दो दो कर्म हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। कौन सी कर्मक क्रियाएं हैं, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, प्राय अकर्मक क्रियाएं संख्या में कम ही होती हैं। उठना, गिरना, जागना, बैठना, सोना, मरना, डरना, दौड़ना इत्यादि क्रियाएं प्राय अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान। तो सकर्मक क्रिया की पहचान हेतु क्रिया शब्द से पहले क्या और किसे, किसकी प्रश्नवाची शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं अभी, प्रश्नवाची शब्द लगाते हैं, और यदि इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर मिलता है तो वे क्रियाएं सकर्मक हैं, नहीं तो अकर्मक है। इसमें कुछ एक क्रियाएं अपवाद स्वरूप हो सकती हैं। अपूर्ण क्रियाएं, कुछ एक ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनका आशय कभी कभी केवल कर्ता से पूर्णतः प्रकट नहीं होता, उनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण जोड़ने से कर्ता का पूर्ण विधान हो पाता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं, और जिन शब्दों से उसका आशय पूरा किया जाता है उन्हें पूर्ति कहते हैं। यथा होना, रहना, ठहरना, दिखना आदि अपूर्ण क्रियाएं हैं जिनके रूपांतर उनसे निर्मित वाक्यों में मिलते हैं। यथा वह बालक मूर्ख है, क्या है, मूर्ख है भाई, ठीक है। मैं वर्ष भर बीमार रहा, वह मनुष्य अंग्रेज दिखता है, ठीक है। और आप तो मेरे मित्र ठहरे, ठीक है। उक्त वाक्यों में कर्मश मूर्ख, बीमार, अंग्रेज और मित्र शब्द उनके आगे प्रयुक्त की गई अपूर्ण क्रियाओं यानी है, रहा, दिखता है, ठहरे के पूर्ति शब्द हैं। पर कभी कभी अपूर्ण क्रियाओं से भी पूरा आशय निकल जाता है, उनके लिए पूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। यथा सवेरा हुआ, सूरज निकला और गाड़ी दिखाई देती है, ठीक है। फिर है संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित भेद मिलते हैं। नाम धातु क्रिया देखें तो मूल धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाला धातुओं को नाम धातु कहते हैं। इनमें ही नाम धातु क्रियाएं बनती हैं, यथा लजाना, अपनाना, गुदगुदाना, बड़बड़ाना, गरमाना। फिर संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया सदा अलग से लिखी जाती है। संयुक्त क्रिया के उदाहरण देखें, प्रदीप पढ़ चुका, वह हंसने लगा,
अनुपम चलते चलते खाता है। आगे है प्रेरणार्थ क्रिया। देखें तो जिसमें प्रेरणा दी जाए, बोला जाए भी जो है करो, ऐसा कीजिए, ठीक है। जिस क्रिया को करता समय न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यथा रमेश मोहन से पत्र लिखवाता है, शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। आगे है पूर्वकालिक क्रिया, यानी वह कर कर मैं यह काम करूँगा, ठीक है। जब कर्ता किसी एक क्रिया को पहले करके उसके पश्चात दूसरी क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे यथा मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, पूर्वकालिक क्रिया। जोशी पंचांग देखकर मुहूर्त निकालेगा, पूर्वकालिक क्रिया। उत्कर्ष पढ़कर सोएगा, पूर्वकालिक क्रिया। विशेष किसी मूल धातु में कर करके लगाने पर पूर्वकालिक क्रिया बनती है। आगे सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं सहायक क्रिया के नाम से जानी जाती हैं। यथा अजय भोजन करता है, ठीक है। शोधार्थी ने कहा मैं अपना शोध प्रबंध कल जमा करा दूंगा। उपयुक्त वाक्यों में है तथा दूंगा सहायक क्रियाएं हैं। और आगे सहजातीय क्रिया। किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म एवं क्रिया पद दोनों एक ही धातु से बने होते हैं तो वह क्रिया सहजातीय क्रिया कही जाती है। यथा राम ने रावण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, क्या हो गया, सहजातीय क्रिया। रुचि 100 मीटर दौड़ने में प्रथम रहा, क्या है, सहजातीय क्रिया। फिर है तत्कालिक क्रिया। एक ही वाक्य में जब दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और एक क्रिया की समाप्ति के पश्चात दूसरी क्रिया पूरी हो तो तत्कालिक क्रिया कहते हैं। यथा इंजेक्शन लगाते ही अभिनव बेहोश हो गया, शिक्षक कक्षा में आते ही पढ़ाने लगा और बछड़ा गाय का दूध पीते ही उछल कूद करने लगा। फिर अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद देखिए। अर्थ से तात्पर्य है कि क्रिया शब्द द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वह साधारण अर्थ में है यथा या विशेष अर्थ में है। अर्थ की दृष्टि से भी क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। निश्चयार्थक क्रिया, इस प्रकार की क्रियाओं से निश्चित अर्थ का बोध होता है। यथा अर्जुन कोटा से ही आया है। फिर आज्ञार्थक क्रिया, ऐसे क्रिया शब्द जिनसे आज्ञा, उपदेश, निवेदन, प्रार्थना या अर्चना का बोध हो तो वह आज्ञार्थक क्रिया होती है। यथा जहाँ बैठ तू वहाँ मत जा, आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञार्थक क्रिया होगी। महोदय घर में पधारिए, आज्ञार्थक क्रिया। आगे संभावनार्थक क्रिया, संभावना हो जिसमें शायद भगवान करे ऐसा हो जाए, है ना। इन क्रिया शब्दों में संभावना अथवा मंशा, इच्छा का बोध होता है। यथा शायद आज वर्षा हो, भगवान करे तुम्हारा मनोरथ सफल रहे हो या फिर सफल रहे। आगे संदेहार्थक क्रिया, यानी जिसमें संदेह होगा या फिर होगी, हो सकता है, ऐसा, है ना। तो जब क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से संदेह का भाव प्रकट हो वहाँ संदेहार्थक क्रिया होती है। यथा महेश आता होगा, मीरा गई होगी, है ना। फिर संकेतार्थक क्रिया, जिसमें संकेत किया जाए। तो इन क्रिया शब्दों से किसी शर्त के कारण का संकेत मिलता है। यथा वह तैरना जानता तो नदी पार कर लेता, रमेश पढ़ता तो आज भूखों नहीं मरता, ठीक है। संकेत नतीजा कर लेता तो ऐसा नहीं होता, संकेत कर रहा है। तो आगे हमारे अभ्यास क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो ऐसा ही में क्वेश्चन आया हुआ है। उसने गाना सुना था, इस वाक्य में सुना था शब्द कौन से काल का क्रिया शब्द है। देखो कितने बड़े बड़े सकर्मक क्रिया वाला शब्द छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, क्या रोता रहता है, रोता रहता है। हरीश बस पर चढ़ गया, क्या चढ़ गया। क्लास से छत से गिर गया, क्या गिर गया, पता ही नहीं। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे केले। तो यह सकर्मक हो गया, है ना। देखो तृतीय ग्रेड शिक्षक परीक्षा में भी आया हुआ है। किसी पूर्व क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अवयव। इसे अविकारी वर्ड भी बोलते हैं और इसे अवयव भी बोलते हैं। तो अविकारी क्या होता है भाई? प्रत्येक भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं भी, विकारी शब्द जिनमें बदलाव हो और अविकारी शब्द जिनमें बदलाव नहीं होता। तो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जिन शब्दों के रूप में कुछ बदलाव आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण कुछ भी बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम अवयव है। मुख्य रूप से अविकारी अवयव शब्दों के निम्न भेद हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक। अब ये देखो, इस पर भी एसआई में बढ़िया क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विमर्शय आदि बोधक शब्द हैं? कौन सा वाक्य संबंध बोधक है, कौन सा समुच्चय बोधक है, कौन सा क्रिया विशेषण है? ये सभी अविकारी हैं, ये सभी अवयव हैं। 4 प्रकार हैं अविकारी के, 4 प्रकार हैं अवयव के। ठीक है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण देखो, जिस अवयव से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यथा जल्दी, धीरे, जहाँ, अभी, बहुत, कम आदि। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। वे जल्दी जल्दी चलते हैं, क्रिया विशेषण है जल्दी जल्दी। वासुदेव सावधानी से तैरता है, क्रिया विशेषण। और जो है काम अभी मत करो, है ना। 3 आधारों पर क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण किया जा सकता है, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के अनुसार भी 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यथा आप कल कहाँ गए थे, है ना, साधारण क्रिया विशेषण। अब मुझे सोना चाहिए, साधारण क्रिया विशेषण। आगे संयोजक क्रिया विशेषण, इसका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है। यथा जब वर्षा ही रुक गई तो अब छाता खोलने से क्या लाभ? क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। फिर है अनुबंध क्रिया विशेषण, यानी जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी भी शब्द भेद के साथ अवधारणा के लिए होता है उन्हें अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। यथा अब तो मैं भी सोना चाहता हूँ। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, योगी क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण ये दूसरे शब्द से नहीं बनते इसलिए इन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। यथा ठीक नहीं, फिर अचानक, ठीक नहीं, फिर अचानक। फिर है योगी क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं इसलिए ये योगी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यथा संज्ञा से निर्मित देखो, दिन भर, प्रेम पूर्वक, सवेरे। ठीक है, सर्वनाम से निर्मित देखो, जहाँ, वहाँ, वहाँ, जब, कब, जिससे। और विशेषण से निर्मित देखो, धीरे, चुपके, पहले, दूसरे। अवयव से निर्मित देखो, जट से, या वहाँ तक, कब तक। ठीक है, यह है अवयव से निर्मित है। तो भाई 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने लग जाएंगी। हम लोगों ने आज अवयव टॉपिक शुरू किया है और बहुत जल्द हम लोग इसे अवयव को कंप्लीट कर लेंगे। अवयव के जहाँ पर कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं और इन पर अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनता है भी। क्रिया विशेषण पहला प्रकार, सेकंड प्रकार है समुच्चय बोधक, थर्ड प्रकार संबंध बोधक और फोर जो हमारा प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक। तो इन सभी प्रकारों पर अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं सही में भी, और 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही है, मतलब आएगा ही आएगा। और किसी ने पिछले जो पेपर हुए हैं कई बार तो कई एग्जाम्स में तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं अवयव पर। तो भाई इसे अच्छे ढंग से करें और इनको समझें, इनके एग्जाम्पल करें, इनके PYQ करें और अपनी तैयारी को सशक्त बनाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का हम जो है क्लास जो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
इस अवयव टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सुनते जाओ अच्छे से और एक PYQ करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो सबको जय हिंद, जय भारत।